गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा, सेकेंड टर्म का मॉडल पेपर पब्लिश हो चुका है। तो सेकेंड टर्म का मॉडल पेपर का हम लोग फटाफट सॉल्यूशन करेंगे, तैयारी करेंगे और बढ़िया से तैयारी करना है और एग्ज़ाम बहुत अच्छा देना है। तो और एक और चीज़ बता दूं कि हाँ, मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बताने में लेट कर दिया, कल ही आ चुका था मॉडल पेपर। तो थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब था, टाइफाइड फिर से मुझे हो गया। पता नहीं क्यों 6-7 साल से बार बार टाइफाइड हो ही जा रहा है। तो ट्रीटमेंट फ़िलहाल चल रहा है, बस थोड़ा सा गला ख़राब है। हो सकता है मेरा वॉइस क्लियर ना आए, में भी समझने में दिक्कत हो। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देंगे। चलिए हम लोग देखेंगे, आज हम लोग करेंगे साइंस का, ठीक है। साइंस का सेट वन करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका मैं लिंक वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। जहाँ आपको क्या बेनिफिट मिल जाएगा कि जितना तरह का पीडीएफ है, जैसे अभी आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन का सारा पीडीएफ, मॉडल पेपर का सारा पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा। साथ ही मैंने इस तरह से सॉल्यूशन बनाया है, इस सॉल्यूशन का भी पीडीएफ आपको मैं वहाँ पे दे दूंगा। क्योंकि कभी मे भी हो सकता है प्रॉब्लम हो जाता है, अभी का ही ले लीजिए, तबीयत ख़राब है तो मैं बोल तो नहीं पा रहा हूँ सही टाइप से, बट लिख सकता हूँ। तो मैंने क्वेश्चन का आंसर सारा लिख करके रेडी किया। अभी साइंस का सिर्फ किए हैं और बाकी भी धीरे धीरे देखेंगे तो सबका करेंगे। तो वहाँ आपको टेलीग्राम में जा करके वहाँ आपको मिल जाएगा इजीली, ठीक है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को मतलब ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका मैं लिंक दे दूंगा। बाकी तो आप लोग जान ही रहे हैं, टाइम जो है आपको 1.5 घंटा का दिया जाएगा, 40 क्वेश्चन रहेगा। तो परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर देंगे। तो कुल जो है 19 प्रश्न हैं और 1 से 7 तक जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, में छोटा है। इनमें से किन्हीं 5 का उत्तर देना है और अधिकतम एक वाक्य में ही उत्तर देना है। फिर प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक होगा। यानी फर्स्ट से 7 जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका लघु अति लघु उत्तरीय है और उसमें से 5 करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है प्रश्न 8 से 14 वो लघु उत्तरीय रहेगा, जिनमें से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और कम से कम 50 शब्द होगा और 3 अंक मिलेगा, ठीक है। उसी तरह आगे आपका है फिर 15 से 19 तक का जो प्रश्न है आपका, 15 से 19 तक में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में देना है, ठीक है। 100 शब्द में दीजिएगा और प्रत्येक प्रश्न होगा 5 अंक का रहेगा। इस तरह से आपका 40 मार्क्स टोटल बन जाता है। बाकी 10 मार्क्स का तो आप लोगों का इंटरनल असाइनमेंट या जो भी है इंटरनल टेस्ट के थ्रू तो मिल ही जाएगा। फर्स्ट टर्म का भी दे ही चुके हैं, तो बस इसमें 40 मार्क्स का है, इसको बहुत बढ़िया से दे दीजिए, हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट में हम लोग का जो क्वेश्चन है, बस उसी तरह से दिया हुआ है। देखिए, इसमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर करना है हम लोगों को। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा ऊर्जा और शक्ति का एसआई मात्रक बताना है, ठीक है। ऊर्जा और शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए, आपका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप जे जैसा कर लीजिएगा, कैपिटल लेटर का जे होता है ये, ठीक है। हमको लगता है जे जैसा नहीं दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा जे बना लीजिएगा, जे से जूल। तो ऊर्जा का इसाई मात्रक जूल हो जाएगा और शक्ति का इसाई मात्रक वॉट होता है, ठीक है, जिसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है। रिलेशन बताना है ध्वनि तरंग और तो ध्वनि तरंग का आवृत्ति से। तो देखिए, वेग जो होता है, वेग बराबर होता है तरंग अनुदैर्घ्य गुने आवृत्ति। उसको फॉर्मूला से भी हम लोग दर्शा सकते हैं, v इक्वल टू लेमडा, ठीक है। ये लेमडा का सिंबल है। तो अगर आप लोग बनाना चाहें तो ऐसा बहुत ईजी सा होता है, लेमडा का आप उल्टा ऐसे यू जैसा लिख दें और ऊपर एक ऐसा लाइन दे दें, ये होता है लेमडा का सिंबल। तो लेमडा इंटू एन हो जाएगा, ठीक है। ये सेकंड का आंसर हो गया आपका, वेग बराबर तरंग अनुदैर्घ्य गुने आवृत्ति, ठीक है। या आप एनसीईआरटी का बुक भी पढ़िएगा तो बुक में भी आपका ये आंसर दिया हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि H2O का आणविक द्रव्यमान का परिकलन करें, ठीक है। H2O का आणविक द्रव्यमान, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन, आपका क्या क्या है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो चीज़ होता है। तो देखिए, हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिख दिए। और यहाँ पे जो नीचे 2 दिया हुआ है वहाँ ये 2 लिख दिए। और ओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है और ओ के नीचे क्या है, तो यहाँ 1 होगा, तो 1 लिख दिए, ठीक है। अब बस मैथ जैसा है, इसको सॉल्व कर दिए। 2 एकम 2 और 16, 16 2 18, तो 18 यूनिट H2O का आणविक द्रव्यमान होगा, ठीक है। अब आ जाइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक मोल से आप क्या समझते हैं, है ना। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका, एक मोल से आप क्या समझते हैं। तो देखिए फोर्थ का आंसर यहाँ देख लीजिए। अगर कोई लग रहा है कि ज़्यादा छोटा है, चलिए इसको थोड़ा बड़ा ही कर देते हैं।
क्वेश्चन तो आपका दिख ही जाएगा। तो देखिए आंसर में आप लोग को लिखना है किसी पदार्थ के 6 पॉइंट, ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23, है ना, कणों को एक मोल कहते हैं। बस। फिफ्थ नंबर आपका क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु के द्वारा किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा एजोटोबैक्टर और एजोस्पिरिलम, ठीक है, परिवार के जीवाणु। तो ये आपका फिफ्थ का आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्या था, यहाँ ऊपर में लिखा हुआ था आपका कि किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर करना है ना, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर करना है। तो आप किन्हीं 5 का ही करेंगे। मैं आपको सारा क्वेश्चन का आंसर बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को एग्जाम के टाइम में प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन मॉडल पेपर से ही, मॉडल से ही देता है, मॉडल सेट से ही ज़्यादातर, तो आप लोग का रिवीजन हो सके इसलिए मैं सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करवा रहा हूँ, जिससे आप लोग का सारा कंप्लीट रहे। चलिए अब आगे देखिए 6 नंबर, एड्स नामक बीमारी किस विषाणु के कारण होता है। तो HIV वायरस के कारण होता है एड्स, ये याद रखिएगा। उसके बाद वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। तो देखिए आंसर हो जाएगा 78%। 78% जो है नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में पाए जाते हैं। अब आ जाइए सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में देखिए आपको कितना क्वेश्चन करना है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इसमें से 5 ही प्रश्न करना है। हाँ, एक जूल को परिभाषित कीजिए, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका एसआई मात्रक जूल है, ठीक है। तो एक जूल को परिभाषित करना है और उसकी भौतिक राशि का भी नाम बताना है। देखिए अगर किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगने से 1 मीटर विस्थापन उत्पन्न होता है तो हम कहते हैं कि वस्तु पर 1 जूल कार्य किया गया है, ठीक है। तो और कार्य, ऊर्जा और उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक है, समझ गए। यहाँ 2 चीज़ था, मतलब पहला तो आपको बताना था, 1 जूल को परिभाषित करना था और उसके बाद उस भौतिक राशि का नाम बताना था जिसका एसआई मात्रक जूल है। तो यहाँ दोनों का हो गया। पहला, 1 न्यूटन बल लगने से 1 मीटर विस्थापन उत्पन्न होगा तो हम कहते हैं कि वस्तु पर 1 जूल कार्य किया गया है, और कार्य है, ऊर्जा है और उष्मा है, तीनों का एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 9 नंबर, किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज तथा वेग 440 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसकी तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए, ठीक है। तरंग दैर्घ्य बताना है। तो आवृत्ति दिया हुआ है और ये वेग दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ आ जाते हैं। सबसे पहले क्या तरीका है, क्या प्रोसेस से बनाने का, क्या फॉर्मूला है, उसी से आपका बन जाएगा। तो देखिए आपका आवृत्ति 220 हर्ट्ज है, वेग 400 मीटर सेकेंड है, प्रति सेकेंड है। तरंग दैर्घ्य निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला होता है तरंग दैर्घ्य बराबर वेग बटा आवृत्ति। तो वेग है आपका 440 और आवृत्ति है 220, भागा कर दिए तो 2 मीटर। 2 मीटर आपका तरंग दैर्घ्य निकल गया, ठीक है। अब आ जाइए आगे 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन कहा है कि 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात करें। 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या। तो देखिए किस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए दिया गया द्रव्यमान कितना है 46 ग्राम, और सोडियम का मोलर द्रव्यमान जो होता है 23 ग्राम होता है, ठीक है। तो देखिए निकालने तरीका, कणों की संख्या बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, ठीक है। दिया गया द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान से भाग करते हैं और गुणा करते हैं एवोगाड्रो की संख्या से, ठीक है, एवोगाड्रो की संख्या। तो देखिए दिया गया द्रव्यमान मेरा हो गया 46, लिख दिए 46, और मोलर द्रव्यमान 23 है, लिख दिए, गुना 6.022 इंटू 10⁻23, जो अभी हम लोग पीछे पढ़े थे। एक मोल से आप क्या समझते हैं, तो जो एक मोल होता है उसको एवोगाड्रो की संख्या भी कह सकते हैं। तो इसको वैल्यू यहाँ पे डाल दिए। अब जब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे 23 से कम 23, 23 दूनी 46, तो 2 गुना 6.022 इंटू 10⁻23 आ गया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर ये आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये आपका हो जाएगा कणों की संख्या 46 ग्राम सोडियम में। तो ये फॉर्मूला को आप एक तरह से रट ले, चाहे जैसे भी याद कर ले, कि अगर कणों की संख्या से निकालने से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से बनाना होगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन में, 12 नहीं 11 नंबर में आ जाते हैं कि थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था। तो देखिए थॉमसन का परमाणु मॉडल ना बहुत सिंपल है, आप उसको जैसे समझे, बहुत आसान है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। देखिए
थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि परमाणु एक गोला के जैसा होता है और ये कैसा है, धनावेशित है, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, और जिसके निर्माण में प्रोटॉन से मिलकर होता है और ऋण आवेशित युक्त इलेक्ट्रॉन इसमें बिना किसी विशिष्ट विन्यास के धंसे रहते हैं। और इसके अंदर जो है, ये तो ऊपर वाला जो हो गया, ऊपर जो है ये धन आवेशित है, पॉजिटिव है, और इसके अंदर में छोटा छोटा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव होता है, मतलब प्रोटॉन से बना हुआ है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो बस यही है थॉमसन का परमाणु मॉडल। उसका ये कहना था एक गोला होगा, और गोला कैसा होगा, धनावेशित होगा, और इसके अंदर में ऋण आवेशित होगा। बस यही चीज़ है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 14 में हम लोग आ गए। अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, 11 नंबर कर रहे थे, सॉरी। अभी हम लोग 12 नंबर करेंगे। ठीक है, 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणुओं का द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान, तो देखिए क्या होगा। देखिए मोल की संख्या है 0.5, और ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान जो होता है वो होता है 32 ग्राम। ठीक है, तो द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान गुने मोलों की संख्या। ठीक है, तो 0.5 को गुना किए 32 से तो निकला 16 ग्राम। ठीक है, तो बस यही, ये जो है ऑक्सीजन का आपका द्रव्यमान जो होगा वो 16 ग्राम हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाइए 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर में आपका दिया हुआ है कि प्रतिरक्षीकरण क्या है, इम्यूनाइजेशन। तो प्रतिरक्षीकरण क्या होता है, इसको हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि अभी कोविड चला था बहुत तेज़, तो जिसके कारण से हम लोग वैक्सीन लिए, तो वैक्सीन जो लिए थे उसका वही काम है, प्रतिरक्षीकरण करना। देखिए आंसर आपको इस तरह से लिखना है 13 का, जब किसी वैक्सीन के टीके का उपयोग करके शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवों को मारकर या उनके प्रवेश पर रोक लगाते हैं तो इससे शरीर की प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास करने की प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण या इम्यूनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब वही वैक्सीन लगवाना। कोविड फैला हुआ था तो क्या हो रहा था, मतलब कोविड एक तरह का बीमारी था, तो हम लोग पहले से वैक्सीन ले लिए कि अगर कोविड आएगा भी, होगा भी, तो उसको ख़त्म कर देगा वैक्सीन का पावर से। बस वही है आपका प्रतिरक्षीकरण। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन क्या था है आपका। 40 नंबर क्वेश्चन में जल प्रदूषण से संबंधित दिया गया है, को वैसा कुछ है नहीं। जल प्रदूषण के 3 कारण बताइए, तो 3 कारण बताना है। अगर आप 3 पॉइंट में लिखिएगा तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। देखिए मैंने 3 पॉइंट में कर दिया। पहला पॉइंट है आपका, ऐसे लिखिएगा, जल प्रदूषण के 3 कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण औद्योगिक कारण। औद्योगिक कारण क्या, तो उद्योगों से निकले हुए रसायन विभिन्न नदी नालों में मिल जाते हैं और जल को दूषित करते हैं। ठीक है, दूसरा घरेलू कारण। तो घरेलू कारण क्या होता है, तो घरेलू कचड़े को पानी में बहा देने से जल प्रदूषित होता है। अब आ जाइए थर्ड, तो तीसरा कृषि कारण। कृषि कारण कैसे होता है, तो खेतों में कीटनाशक का प्रयोग से भी जल प्रदूषित होता है। ठीक है, तो ये आपका 3 कारण है प्रदूषण का, जल प्रदूषण का। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का, उसमें देख लेते हैं। अब है सेक्शन सी, है ना। सेक्शन सी में करना है आप लोगों को 3 क्वेश्चन, इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। और इसमें टोटल जो भी है 3 2 5 क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। थोड़ा बड़ा है, और कितना हम लोग करना था इसको, हाईएस्ट जो है 100 शब्दों में आंसर देना है। ठीक है, 5 5 मार्क्स का है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन है आपका पहला, किसी पिंड के गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें और गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो पहले तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसको आप लोग को डिफाइन करना भी है, और उसके बाद एक्सप्रेस जो व्यंजक होता है, फॉर्मूला मतलब, उसको दिखाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। देखिए गतिज ऊर्जा के बारे में पहले लिख लेते हैं, थोड़ा डिफाइन कर दिए हैं कि गतिज ऊर्जा, तो किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। सिंपल, गति के कारण ऊर्जा होगा तो गतिज ऊर्जा, और उसका व्यंजक हम लोगों को निकालना है। तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखिएगा, यही है गतिज ऊर्जा, मतलब ये गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv का स्क्वायर। अब आ जाइए कैसे हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं गतिज ऊर्जा का व्यंजक को। देखिए, तो माना m द्रव्यमान का कोई वस्तु है। ठीक है, m द्रव्यमान का कोई वस्तु v वेग से गतिशील है। ठीक है, द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं, दैट मीन्स मास। ओके, देन v फॉर वेलोसिटी, दैट मीन्स वेग, तो हम लोग डिनोट करते हैं। और फिर वस्तु में F बल लगता है, F दैट मीन्स फोर्स। तो F बल लग रहा है, मतलब सब यूनिट है। अभी तो पता नहीं कितना है, इसीलिए m द्रव्यमान।
ठीक है, यानी एक यूनिट भी आप समझ सकते हैं, वेग भी एक यूनिट होगा, फोर्स भी 1 यूनिट होगा, इस तरह से कुछ कुछ अपना अपना लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग के लिए क्या आता है कि कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, ये ठीक है विस्थापन। तो वर्क जो है W इक्वल टू F इक्वल टू एम ए होता है ना। तो F इक्वल टू एम ए, तो उसी से हम लोग यहाँ वैल्यू पुट कर दिए, F इक्वल टू एम ए इंटू एस, ठीक है। तो अब वस्तु विरामावस्था में है, तो ये जो U होगा आपका, वेग जो होगा आपका, दो होता है ना, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग जो है वो तो शून्य होगा क्योंकि वस्तु तो विरामावस्था में है। तो हम लोग क्या जानते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखिए वी स्क्वायर इक्वल प्लस ओ, ओ मतलब बोल रहे जीरो स्क्वायर, ये जीरो है, ठीक है। यू का स्क्वायर जो यू इक्वल टू जीरो ऊपर लिखे हैं तो जीरो हो गया, इक्वल टू 2AS। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका वी स्क्वायर इक्वल टू 2AS आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2AS इक्वल टू वी स्क्वायर। तो अब फिर फाइनली एस इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2A, ठीक है। उसके बाद समीकरण जो है हम लोग फर्स्ट जो समीकरण निकाले, ये जो हम लोग का समीकरण आया, इस समीकरण के बेसिस पे हम लोग समीकरण को, फर्स्ट समीकरण को यहाँ पे पुट करके देखते हैं कि W इक्वल टू हम लोग का आया था एम ए इंटू एस, है ना। तो एस तो हम लोगों का अभी निकल गया, यहाँ पे देखिए एस अभी हम लोग निकाल लिए, एस इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2A, ये हम लोग निकाल लिए। तो एस का वैल्यू पुट कर दिए, तो एम ए इंटू वी स्क्वायर बाई 2A कर दिए, ए यहाँ हम लोगों का कट गया है, तो बचा क्या, एम बचा, वी का स्क्वायर बचा, नीचे 2 बचा। तो आप इसको लिख सकते हैं W इक्वल टू एम 1/2 एम वी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये गतिज ऊर्जा का बीजीय व्यंजक है। अब 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक तरंग की आवृत्ति और आवर्त काल को परिभाषित करें, ठीक है। उसके बाद तरंग की तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग, ये तीनों के बीच में संबंध बताना है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो आपका ऊपर में ही ये क्वेश्चन था, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग के बीच में संबंध बताना था, जहाँ से हम लोगों ने एक फॉर्मूला भी निकाला है, ठीक है। तो पहले तो तरंग की आवृत्ति और आवर्त काल को परिभाषित करना है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं 16 का। किसी माध्यम में कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। यानी कोई भी माध्यम में एक जो भी कोई चीज़ है वो कंपन कर रहा है, ठीक है, जो 1 सेकंड में जो कंपन करेगा वही आवृत्ति कहलाएगा। और आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ठीक है, एचजेड से डिनोट करते हैं। उसके बाद आ जाइए आवृत्ति काल, आवर्तकाल किसी माध्यम में कंपन करता हुआ कोई कण एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है, दैट मीन्स यहाँ समय लग रहा है, अब वर्ड में ही देखिए आवर्त है, काल लगा हुआ है, ठीक है। तो जो समय लेता है उसे आवर्तकाल कहते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे आ जाइए आवर्तकाल का एसआई मात्रक, तो उसका एसआई मात्रक को हम लोग सेकंड से डिनोट करेंगे, ठीक है। आवर्तकाल का एसआई मात्रक सेकंड हो जाएगा। अब आ जाइए कि तीनों के बीच में संबंध क्या है, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग के बीच का संबंध। तो देखिए माना किसी तरंग का तरंगदैर्घ्य लिम्डा है, ठीक है, ये लिम्डा है, जो v वेग से गतिशील है, ठीक है। फिर तरंग वेग इक्वल टू तरंग अनुदैर्घ्य बटा आवर्तकाल होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तरंग का वेग का फॉर्मूला होता है तरंग दैर्घ्य बटा आवर्तकाल। तो देखिए लिखिए तरंग वेग दैट मीन्स v इक्वल टू लेमडा बाई टी, ठीक है। तो इससे हम लोग निकालते हैं v इक्वल टू 1/t इंटू लेमडा, है ना। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्तकाल, ठीक है। तो आवृत्ति को हम लोग ये देखिएगा n से भी डिनोट कर सकते हैं, f से भी डिनोट करते हैं, एक ऐसा बनता है, इसको कहते हैं म्यू, ठीक है, म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ n से डिनोट किया है, आप चाहे तो म्यू से भी डिनोट करें, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो समीकरण एक जो हम लोग का निकला था कि v इक्वल टू 1/t गुने लेमडा, ये जो हम लोगों का आया है, उसी पे देखिए वैल्यू पुट करके हम लोग सॉल्व किए, तो v इक्वल टू एन इंटू लेमडा आएगा आपका, ठीक है। v इक्वल टू यहाँ इक्वल टू का हो जाएगा साइन n इंटू लेमडा, तो यही आपको निकालना था। अब आ जाइए नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है 17 नंबर में। 17 नंबर में दिया गया है कि समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। और दूसरा बताना है कि समस्थानिक के कोई 3 उपयोग लिखें, ठीक है। तो क्या है, क्या समझते हैं, व्याख्या करें, उदाहरण बताएं और उपयोग भी लिखें। देखिए क्वेश्चन को अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, मार्क्स आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो मैंने भी क्वेश्चन को कोशिश किया लगभग मैंने पॉइंट बाय पॉइंट ही लिखा है। तो अब जैसे मैं लिखा हूँ वैसे भी लिख सकते हैं, बस राइटिंग अपना अच्छा रखिएगा। मेरा राइटिंग थोड़ा ख़राब होने का रीज़न है कि शुरू से भी ख़राब तो है ही, मेरा उतना अच्छा राइटिंग नहीं रहा है, प्लस मैं भी इंजेक्शन लगा हुआ है दोनों हाथ में, तो हाथ में इतना इंजेक्शन लग चुका है कि हाथ जो है ना मेरा ठीक से काम नहीं कर रहा है। चलिए आंसर देखते हैं। समस्थानिक वर्ड में ही आपका मीनिंग छुपा हुआ है, ठीक है, सम प्लस स्थानिक। तो देखिए वह तत्व जिनका परमाणु संख्या समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है,
ठीक है, या भिन्न हो तो इसे समस्थानिक कहेंगे। तो क्या क्या, परमाणु संख्या समान होना चाहिए और द्रव्यमान भिन्न होगा तो वो समस्थानिक कहलाएगा। अब जैसे देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिसमें प्रोटियम, ड्यूटीरियम तथा ट्राइटियम होते हैं। ठीक है, ये 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। लेकिन हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन नंबर 1 पे आता है तो उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, जिससे इसके तीनों समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक 1 ही है ना। परमाणु संख्या सबका एक ही है, लेकिन इन सभी का परमाणु भार जो होगा वो अलग अलग होगा। परमाणु संख्या एक रहेगा लेकिन भार है वो अलग अलग होगा। तो ये समस्थानिक का उदाहरण हो गया। अब बोला गया था कि समस्थानिक का जो है कोई 3 उपयोग लिखना है। तो देखिए लिखेंगे, समस्थानिक के कई मतलब कोई 3 उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला उपयोग जो है, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरा, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। और तीसरा, घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये 3 उपयोग हो गया। अब आगे आपका नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, तो पहले 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लें। क्या है 18 नंबर में, देखिए दिया हुआ है कि जल चक्र का आरेख चित्र बनाते हुए व्याख्या करें। तो बतलाना है जल चक्र क्या है और चित्र भी बना दीजिएगा। चित्र जितना सुंदर बनाइएगा मार्क्स आपको उतना सुंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले व्याख्या कर लें। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी में 3 भाग जल एवं 1 भाग स्थल है। ठीक है, और यह जल समुद्रों, नदियों, झीलों और खेतों में है। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश इस जल पर पड़ता है तो यह जल वाष्प बन करके उड़ता है, और फिर जब यह वाष्प ठंडे हो जाते हैं तो बादल का रूप ले लेती है, और यह प्रक्रिया संघनन कहलाती है, जिससे वर्षा होती है और यह जल फिर हमारी पृथ्वी पर वापस आ जाती है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और इसे जल चक्र कहते हैं। ठीक है, आप लोग तो हमको लगता है 5, 6, 7 सब में पढ़े होंगे जल चक्र। तो एक बहुत अच्छा सा ड्राइंग बनाना है, मेरे जैसा नहीं बनाना है, एकदम अच्छा से बनाइएगा। ये एक सूरज बना लिए, सूर्य से दिख रहा है कि यहाँ समुद्र का पानी है। ठीक है, और ये सूर्य का रोशनी से क्या हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है और वो वाष्प बन करके ऊपर जा रहा है। ये वाष्प ऊपर जा करके संघनित होकर के बादल बन जाता है। चाहे तो यहाँ पर भी वो बादल ड्रॉ कर सकते हैं। ये बादल बन जाता है। अब बादल बनने के बाद यहाँ से फिर से बारिश हो जाता है। तो यही आपका जो चक्र है वो चलता जा रहा है। तो इसी का आपको ड्राइंग एक अच्छा सा बना लेना है, जितना सुंदर बना सकते हैं बना लीजिएगा। अब आगे आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन है आपका। लास्ट है, संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों में उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, संक्रामक रोग क्या होते हैं और असंक्रामक रोग क्या होते हैं, दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करना उदाहरण के साथ। तो मैं बता दूं कि जब भी अगर आप लोग को इस तरह से क्वेश्चन है अंतर स्पष्ट करने का, तो ज़्यादा बढ़िया होगा कि आप लोग बीच में एक लाइन खींच देंगे, एक तरफ संक्रामक और एक तरफ असंक्रामक रोग लिखेंगे। ठीक है, 5 मार्क्स का है, 3-4 पॉइंट भी लिख दिए, 5 पॉइंट भी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इस तरह से लिखिएगा तो आपको मार्क्स कहीं कटेगा नहीं, पूरा मार्क्स मिलेगा। तो चलिए पहले संक्रामक रोग की तरफ लिख दें कि संक्रामक रोग वे रोग हैं जो रोगी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने से फैलता है। ठीक है, और असंक्रामक रोग क्या है, वे रोग है जो रोगी के प्रत्यक्ष व या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने से नहीं फैलता। मैं सीधा बात, ये संपर्क में आने से फैलता है और ये संपर्क में आने से नहीं फैलता है। ये थोड़ा सा डिफिनेशन टाइप का लिख दिए सबसे पहले। उसके बाद उदाहरण, जैसे रेबीज, खसरा, चेचक, ये सब क्या है, संक्रामक रोग हैं। तो दूसरी तरफ आप लिख दीजिएगा जैसे मधुमेह, बवासीर आदि और बहुत सारा है, वो सब असंक्रामक रोग हैं। ठीक है, आगे कुछ और पॉइंट इसका बना लेते हैं। आगे देखिए, फिर लिख सकते हैं, यह रोग रोगी के साथ उठने बैठने, उसके साथ खाना खाने और उसके प्रयोग की गई वस्तुओं के इस्तेमाल से फैलता है। और इधर असंक्रामक की तरफ लिख दीजिएगा, यह रोग संक्रामक रोग की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट देख लीजिएगा, एक पॉइंट और बना दिए तो और अच्छा है कि रोग का फैलने का मुख्य कारण छोटे रोगाणु होते हैं। और यहाँ पे क्या है कि यह रोग संतुलित एवं पौष्टिक आहार के अभाव के कारण से होता है। तो जो है संक्रामक रोग, उसका फैलने का कारण रोगाणु है, और असंक्रामक रोग जो है वो पौष्टिक आहार का कमी के कारण होता है। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे जितना भी था कंप्लीट हो गया। मॉडल पेपर फर्स्ट जो है आपका सेट 1 साइंस का कंप्लीट हो गया है। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया सबसे पहले कि आप टेलीग्राम चैनल जो है मेरा चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैं आपको दे दूंगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग नहीं करते हैं वह है वीडियो को लाइक और शेयर। ठीक है, तो कम से कम लाइक और शेयर करें, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं मोटिवेट होते रहूँ और आप लोग के लिए इसी तरह हेल्पफुल वीडियो बनाते रहूँ। तो ठीक है, तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही देंगे। तो फिर हम लोग अब कुछ नेक्स्ट
जो हम लोगों का मॉडल पेपर में कुछ नेक्स्ट है उसके साथ हम लोग मिलते हैं वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।